अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन ये है कि ये जो विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन की रिक्वेस्ट है, ये प्रोसिक्यूशन किस स्टेज के ऊपर कर सकती है। हमने कल डिटेल से सेक्शन 10 देखा जहां पर ये विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन की पावर है। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टेज एज सच कोई नहीं लिखी, लेकिन क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इसकी वजह से किसी भी जो है वो सीआरपीसी की कोई प्रोविजन जो है वो ख़त्म नहीं हुई, वो भी इन्फोर्स हैं वैसे ही, क्योंकि ये एक दूसरे की एक्सप्लेनेटरी हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। लिहाजा अगर हम 494 सीआरपीसी को पढ़ें मिला के सेक्शन 10 के साथ, तो यहाँ पर आपको 494 में ये बात मिलेगी कि बिफोर दी प्रोनाउंसमेंट ऑफ दी जजमेंट प्रोसिक्यूशन रिक्वेस्ट कर सकती है। और अब ये बात लॉजिकली भी जरा इसको समझें कि जब जजमेंट अनाउंस हो गई, फिर तो एक डिक्टम आ गया, कोर्ट का डिसीजन आ गया, चाहे कन्विक्शन का हो चाहे एक्विटल का हो। उस सूरत में तो नहीं प्रोसिक्यूशन रिक्वेस्ट कर सकती कि जी आपने कन्विक्ट कर दिया तो हम विड्रॉ करने लगे हैं, या आपने क्विट कर दिया तो हम विड्रॉ करने लगे हैं। तो ये बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ फाइनल जजमेंट जो है प्रोसिक्यूशन रिक्वेस्ट कर सकती है विड्रॉ की। और ये बार बार मैं आपको कहता हूं कि ये रिक्वेस्ट है, सिर्फ अल्टीमेटली कंसेंट ऑफ द कोर्ट रिक्वायर्ड है। कोर्ट डिक्लाइन भी कर सकती है जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग रीजंस हो, और कोर्ट समझती है अलाउ नहीं करना तो नहीं करेगी। और अगर कोर्ट समझती है कि अलाउ करना है तो सिर्फ ये विड्रॉल उस सूरत में परमिट हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो सेक्शन 98 प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006 के अंदर अमेंडमेंट आई, जिसके अंदर जो प्रोसिक्यूटर है उसको बाउंड किया गया कि वो कोर्ट को पनिशमेंट जो है वो प्रपोज करें। और आपका फर्दर क्वेश्चन है कि ये ऐसी पनिशमेंट प्रपोज करना इज अगेंस्ट दी नेचुरल जस्टिस। पहले तो आपका जो है वन वर्ड आंसर ये है कि ये अगेंस्ट दी नेचुरल जस्टिस नहीं है। इस अमेंडमेंट को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि ये अमेंडमेंट क्यों आई है और कहाँ से एक्चुअली डिराइव की गई है। अगर हम लोगों ने अगर मैं गलत नहीं हूँ और आप लोग मुताला करें, तो ये जो अमेंडमेंट है ये एक्चुअली क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस से डिराइव की गई है, जो कि ब्रिटिश का, इंग्लैंड का जो क्राउन प्रोसिक्यूशन एक्ट है वहाँ से ली गई है। अब अगर हम अपने प्रोसिक्यूशन सिस्टम को और इंग्लैंड के प्रोसिक्यूशन सिस्टम को, ये इंग्लैंड के अलावा भी काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर है, अमेरिका वगैरह के अंदर भी ऐसी जो है प्रोविज़न मौजूद है। और ये क्यों मौजूद है ये मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोसिक्यूशन एक्ट है ये तो 2006 में आया, विच मीन्स के इसकी एज जो है वो मैक्सिमम 15-16 ईयर्स हो गई। लेकिन जो किसी भी कानून की 10-15 साल जो उम्र है वो कोई उम्र नहीं होती। अगर सीआरपीसी वगैरह को या पाकिस्तान पीनल कोड वगैरह को देखें तो ये 100 साल से के भी ऊपर के कानून हैं और आज तक इनकी इंटरप्रिटेशन हो रही है। लिहाजा कंपैरेटिव स्टडी के अंदर अगर देखेंगे तो ये 10-15 साल तो कोई एज ना हुई। तो इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर प्रोसिक्यूशन का एक्ट भी नया है, सिस्टम भी नया है, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इनकी रिक्रूटमेंट्स हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता रूट कर रही है, ये पोस्ट भी रिकॉग्नाइज की जा रही है। और ऑब्वियसली मैं बार बार कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है हर लिहाज से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। लेकिन क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस जो इंग्लैंड की ब्रिटिश प्रोसिक्यूशन सर्विस है वो नई नहीं है, उसकी रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और वहाँ के जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं वो बहुत एक हाई रैंक ऑफिसर कंसिडर किए जाते हैं उनके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें वो जो हैं प्रोग्रेस कर रही हैं, डेवलप हो रही हैं, इस्टेब्लिश हो रही हैं। लेकिन जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है वहाँ पर पाकिस्तान की तरह जो है अभी तक जो रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर है वो ट्रायल्स या बेल की हद तक कर्टेल्ड नहीं है। वहाँ पर जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट सारी प्रोसिक्यूटर साहब के पास कंडक्ट होती हैं। पुलिस और प्रोसिक्यूशन प्लस एक्यूज्ड और इवन एक्यूज के जो काउंसिल हैं वो भी प्रोसिक्यूटर साहब के पास पेश होते हैं और बार्गेन करते हैं। अब बार्गेन किस तरह करते हैं, जैसे इसकी मिसाल पाकिस्तान के अंदर जो नैब का कानून है उससे समझें कि यहाँ पर नैब के कानून में एक प्ली बार्गेन
का लॉ मौजूद है। प्ली बार्गेन क्या होती है कि अगर किसी पाकिस्तान में एक्यूज के खिलाफ नैब की एलिगेशन है कि उसने कोई एम्बेजलमेंट की है, और वो हम मिसाल ले लेते हैं कि वो एम्बेजलमेंट जो है वो 50 करोड़ रुपया है, तो जिस वक्त ये इंक्वायरी शुरू होती है और एविडेंस एक्यूज को पेश की जाती है तो वहां पर एक्यूज को ये बात समझाई भी जाती है कि तुम्हारे खिलाफ ये शहादत मौजूद है, तुम्हें कन्विक्शन होगी, फिर भी ये सारे पैसे तुमसे रिकवर किए जाएंगे, लिहाजा बेहतर ये है कि आप इस बात को तस्लीम कर लें और प्ली बार्गेन के अंदर ये अमाउंट हमें वापस कर दी जाए। और अगर एक्यूज तस्लीम कर लेता है और नैब भी उस प्ली बार्गेन के अंदर, फर्ज करें 50 करोड़ का एलिगेशन है और प्ली बार्गेन के अंदर कोई 40 करोड़ पे वो बात डन हो जाती है, तो वो पैसे लेने के बाद नैब सिंपली कोर्ट को इंटीमेट कर देती है कि हमने ये अपनी अमाउंट रिकवर कर ली है, केस खत्म करने पर हमें कोई एतराज नहीं है, और कोर्ट भी ऑब्वियसली उस बात को मान के केस खत्म कर देती है। इस मिसाल को समझने के बाद इस प्रोविजन को देखिएगा कि जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है वहां पर भी जो एक्यूज है उसको प्रोसिक्यूटर साहब और पुलिस जो है एविडेंस दिखाते हैं कि ये तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है, आप अपनी काउंसिल से कंसल्ट कर लें, डिफेंडर से कंसल्ट कर लें, हम आपके खिलाफ ये केस सबमिट करने जा रहे हैं, बेहतर है कि आप कोर्ट में कन्फेशन कर लें, अपना जुर्म तस्लीम कर लें। उस सूरत के अंदर हम कोर्ट को प्रपोज करेंगे कि आपको मैक्सिमम पनिशमेंट ना दी जाए, बल्कि हम प्रपोज करेंगे कि आप पे कर्टसी दिखाते हुए, लिनियंसी दिखाते हुए आपको अगर कम सजा भी दे दी जाए तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। और इसकी मिसाल समझने के लिए भी अगर आप लोग थोड़ा सा इन टच हो या आपके नॉलेज में हो कि जैसे कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे, इनके ऊपर स्पॉट फिक्सिंग का एलिगेशन लगा था, मोहम्मद आमिर और आसिफ और सलमान बट वगैरह पे, तो इनके खिलाफ कोई एलिगेशन था कि इन्होंने मैच फिक्स किया और स्पॉट फिक्सिंग की, कोई नो बॉल करने का भी उन्होंने जो है एलिगेशन था कि इन्होंने किसी से बाहर फिक्स करके ये बात डन की थी कि ये वाले ओवर की ये वाली गेम मैं नो बॉल करूंगा, और वो उन्होंने की भी। और जब ये एलिगेशन सामने आए थे तो उसके बाद उन्होंने फिर इन क्रिकेटर्स को वो सारी एविडेंस पेश की थी और ये बात कही थी कि अगर आप ये इल्जामात मान लेते हैं तो हम बतौर प्रोसिक्यूटर जो है ये स्टेट कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको इतनी नहीं इतनी सजा दी जाए। और इसी का फिर जो क्रिकेटर्स थे हमारे, उन्होंने ये बात उनकी मान ली थी और फिर लाइफ टाइम बैन इन लोगों पर नहीं लगा था, बल्कि उन्होंने प्रपोज किया था कि अगर इसकी 5 साल क्रिकेट बंद कर दी जाए, इसकी 3 साल बंद कर दी जाए। मोहम्मद आमिर को जैसे बेनिफिट दिया था कि ये इसकी एज कम है, तो ये उनके बहकावे में आ गया था, तो हमें एतराज़ नहीं है अगर आप इसको इतनी पनिशमेंट दे दें। तो ये प्रोसिक्यूशन ने प्रपोज की थी और कोर्ट ने वही तस्लीम करके उनको उतनी सजा दे दी थी। तो ये इस अमेंडमेंट की अब स्पिरिट शायद आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली ये प्रपोज करना क्या है। यहाँ पर एक्चुअली एक्यूज्ड, प्रोसिक्यूटर और पुलिस सारे मिलकर जो सिटिंग कर रहे हैं वहां पर एविडेंस कन्फ्रंट की जाती है, दिखाई जाती है, और उनके चूंकि मॉरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज शायद हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और वहाँ पर जो डिफेंडर हैं या काउंसिल ऑफ द एक्यूज्ड हैं वो भी बाज़िद नहीं रहते कि नहीं हम इसको अदालत में देखेंगे, बल्कि वो भी इसको एथिकली और मॉरली तस्लीम करते हैं कि यस हमारे अगेंस्ट जो है शहादत स्ट्रॉन्ग मौजूद है। लिहाजा वो भी अपने क्लाइंट एक्यूज को ये बात ज़्यादातर कह देते हैं कि इनकी बात ठीक है, आप इनके साथ बारगेन के अंदर आ जाएं या आप कन्फेस कर लें या एडमिट कर लें किसी भी स्टेज पे। तो उस सूरत के अंदर अगर वो उनकी बात मानता है तो उनका बाकायदा एग्रीमेंट होता है, और फिर वो कोर्ट को प्रोसिक्यूटर साहब प्रपोज करते हैं कि चूंकि इसने ये बात मान ली है हमारी भी, और लिटिगेशन भी कर्टेल हो रही है, केस खत्म हो रहा है, लिहाजा अगर किसी जुर्म की सजा 10 साल है तो स्टेट जो है वो प्रपोज करती है कि इसको अगर आप 3 साल भी सजा दे दे तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो कोर्ट जो है चूंकि वो पार्टी टू दी लिटिगेशन नहीं होती, उसने तो डिसीजन करना है, लिहाजा सजा देने वाले, सजा होने वाले और सजा दिलाने वाले जब वो एक एग्रीमेंट पे
जो हैं वो पहुंच जाते हैं, तो फिर कोर्ट्स भी रजिस्ट नहीं करती, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% जो है वो उनकी बात जो है वो मान लेती हैं। सो दिस इज द स्पिरिट ऑफ दिस अमेंडमेंट, और ये किसी स्टेज के ऊपर भी प्रपोज किया जा सकता है अगर नहीं भी ऐसी कोई डील, अदरवाइज भी कोर्ट को जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम जो है प्रपोजल दी जाती है। और अगर आप लोग किसी केस के आर्गुमेंट के अंदर देखेंगे तो प्रोसिक्यूटर साहब के आर्गुमेंट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बात कही जाती है कि हमने केस बियॉन्ड शेडो ऑफ द डाउट जो है वो प्रूव कर दिया है, लिहाजा कोर्ट इसको मैक्सिमम पनिशमेंट दे। दिस इज ऑल्सो अ प्रपोजल टू द कोर्ट कि जी हमने केस प्रूव कर दिया, लिहाजा आप इसको मैक्सिमम पनिशमेंट दे। इट ऑल्सो टेंटामाउंट टू द प्रपोजिंग ऑफ पनिशमेंट टू द कोर्ट। सो दिस इज द स्पिरिट बिहाइंड। आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। एक ये क्वेश्चन था यूट्यूब के ऊपर जहाँ पर लिखा कि एक प्रोसिक्यूटर साहब क्या मैजिस्ट्रेट साहब के खिलाफ लिख सकते हैं अगर उन्होंने आइडेंटिफिकेशन परेड के अंदर कोई इलीगैलिटी कमिट की है। देखें सर, लिख तो सकते हैं, लिख तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी सकते हैं। इवन ये जो बिल गेट्स ने कल परसों हरकत की है इसके अगेंस्ट भी वो लिख सकते हैं, लेकिन इस लिखने का फ़ायदा और नुकसान जो है वो एक्चुअली कोई नहीं है। खिलाफ लिखना की मुझे समझ नहीं आई, लेकिन चूंकि जो आइडेंटिफिकेशन परेड है ये भी एक लीगल प्रोसीडिंग है। मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो कानून ने उनको ऑथराइज किया है कि वो लीगल प्रोसीडिंग करे, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है ऑन पार्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट साहब। लिहाजा प्रोसिक्यूटर साहब नहीं, किसी को भी अगर एतराज होता है, वो मुलजम भी हो सकता है, वो कंप्लेनेंट भी हो सकता है, विटनेस भी हो सकता है, प्रोसिक्यूटर साहब भी हो सकते हैं। अगर किसी को भी एतराज है तो उस जो उनकी रिपोर्ट है उसको वो चैलेंज कर सकते हैं। खिलाफ लिखना कुछ नहीं होता, जो भी अदालती प्रोसीडिंग होती है उसको चैलेंज किया जाता है कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव है तो ऑब्वियसली वो रेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जाके उसको सेल कर सकते हैं कि इन इन लीगल पॉइंट्स के ऊपर ये आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो सस्टेन नहीं करती। और फिर कोर्ट जो है उसको एवेलुएट करने के बाद अगर समझती है कि वाकई ऐसी कोई लीगल डेफिशिएंसीज मौजूद हैं या इलीगैलिटी कमिट की है, तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट की पावर है कि उसको सेट असाइड कर दे, या उसको दोबारा आइडेंटिफिकेशन परेड का हुक्म दे दें, या वो जो रेट है अगर वो ही सस्टेनेबल नहीं है तो उसको भी खारिज कर दें। तो क्रक्स ऑफ द आंसर इज के आप उसको लीगली असेल कर सकते हैं। खिलाफ लिखना क्या होता है ये मुझे नहीं पता।